हेलो गाइस, अगर इस वीडियो पर 1200 लाइक्स पूरे हो गए तो मैं आज ही अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा। और एक बात, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो यार, वीडियो अंत तक देखा करो, तभी मोटिवेशन मिलता है और मैं जल्दी जल्दी नई वीडियो ला पाता हूँ। तो इस बार पूरी वीडियो देखना और लाइक जरूर करना। तभी फोन बजता है। ये कॉल किंग ने टोबीरोपो को किया है। किंग कहता है कि अभी सिचुएशन काफी स्पेशल है, तो टोबीरोपो का जो इंटरनल चैलेंज था उसे कैंसिल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहले जो ऑफर था कि जो भी यामातो को ढूंढ कर लाएगा उसे प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलेगी, वो अब नहीं होगा। वैसे टोबीरोपो इस बात को लेकर काफी सीरियस थे, पर अब इस प्लान को डिले करना पड़ेगा। किंग ने ऑर्डर दिया, काइडो अभी रूफ पर हैं और दुश्मन कैसल के अंदर घुस रहे हैं। तुम सब ऊपर की तरफ जाओ और अपने अपने तरीके से उन्हें रोको। हमारी फौज 30,000 है और दुश्मन सिर्फ 5,000। गुड लक। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। उसी वक्त टोबीरोपो में से एक हुजहू ने ड्रेक को ढूंढ लिया। हुजहू ने ड्रेक से कहा कि मेरे साथ चलो, किसी को मारना है। हाँ बिल्कुल, अभी क्वीन के पास जाकर किसी एग्जीक्यूटिव को टपकाना है और एंड में दिखाना ऐसे है जैसे वो लड़ाई में मारा गया। ड्रेक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि उसने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, तुम लोगों के आपस के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? पर उसकी बॉडी ने कुछ और ही किया। वो चुपचाप उसके पीछे चल दिया। अंदर ही अंदर वो खुश था कि ये प्लॉट ट्विस्ट तो काफी बढ़िया है। बाहर स्ट्रॉ हैट्स का एक्शन चालू था, फुल टशन वाला मोमेंट। एक बड़ा सा स्पाइड क्लब नीचे गिरने वाला था, लेकिन जोरो ने एक ही स्लैश में उसे काट दिया। वो कटा हुआ हिस्सा किसी पर गिरने ही वाला था कि जिम्बे ने एक थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक दिया। इधर ड्रेक अब हुजहू के साथ क्वीन के सामने पहुंच चुका था। क्वीन ने काफी सीरियस होकर हुजहू से पूछा, पता चला गद्दार कौन है? हुजहू ने अपनी गन उठाई और कहा, तुम्हें क्या लगता है स्पाई कौन है? क्वीन थोड़ा कंफ्यूज दिखा। ड्रेक ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार निकाल ली। वहां हॉकिंस भी आ गया था। क्वीन हकलाते हुए बोला, हॉकिंस तुम भी? हुजहू ने भारी आवाज में कहा, धोखा देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और हाँ, हुजहू का निशाना ड्रेक ही था। घायल ड्रेक जमीन पर गिर गया और क्वीन ने एक जोरदार मुक्का उसके सर पर मारा। मेरी एक्टिंग कैसी थी? ड्रेक पूरी तरह शॉक में था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हॉकिंस बोला, सही कहा, कल तक तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस नामुमकिन हैं, सिर्फ 1%। देखो, हॉकिंस ने पहले ही हिंट दे दिया था, पर ये समझ ही नहीं पाया। क्वीन ने कहा, हम बीस्ट पायरेट्स इतने लापरवाह नहीं हैं कि गद्दारों को खुला छोड़ दें। वो जो मास्क पहने छोटे लोग घूम रहे हैं ना, वो सब बेसिकली सर्विलेंस कैमरास हैं। ड्रेक के शरीर से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा और रिग्रेट साफ दिख रहा था। हुजहू ने कहा, तुमने फ्लावर कैपिटल में लॉ नाम के आदमी को भगाया था ना? हाँ, लॉ को उसी ने भगाया था और किसी ने उसे देख लिया था। हॉकिंस को उस वक्त ही शक हो गया था कि ये ड्रेक का काम है, बस उसे ये नहीं पता था कि इसका मकसद क्या है। और ये सवाल वहां खड़े सभी लोगों के दिमाग में था। हुजहू और क्वीन को भी नहीं पता था कि ड्रेक चाहता क्या है। ड्रेक ने भी हिम्मत दिखाई। खून से लथपथ होने के बावजूद उसने कहा, चाहे मुझे मार डालो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। ये सुनकर वो हंसने लगे। हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, लेकिन याद रखना, मैं टॉर्चर और इंटेरोगेशन में एक्सपर्ट हूँ। उसी वक्त नीचे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लूफी पूरे जोश में बाहर की तरफ भागा। एक जायंट के हमले को डॉज करने के बाद लूफी ने तुरंत अपना गियर 4 एक्टिवेट कर दिया। इधर ड्रेक का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। वो सोच रहा था, क्या करूं, आखिर क्या करूं? अगर मैं लड़कर बाहर निकल भी गया तो भी काइडो की इतनी बड़ी फौज मुझे घेर लेगी। अचानक उसे कोबी की एक बात याद आई, टाइमिंग बहुत जरूरी है। ड्रेक को बात समझ आ गई। उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली और कहा, इस चीज को तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो, जो तुमने मेरी इतनी खातिरदारी की है। जब तक वो लोग कुछ समझ पाते, वो ग्रेनेड फट गया। धुएं का फायदा उठाकर ड्रेक वहां से भाग निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि लूफी 1 नंबर पर हमला करने ही वाला है। और फिर हाँ, बिल्कुल वही हुआ। दोनों ने अपने अपने पावरफुल अटैक से एक नंबर को ढेर कर दिया। अब ड्रेक के पास जिंदा रहने की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, और वो वही था जिसके बारे में कोबी ने बताया था, लूफी। ड्रेक ने लूफी से कहा, कुछ मजबूरी है, मैं अभी अकेला लड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ लड़ने दो। उन 2 नंबर्स को हराने के बाद लूफी की हवा निकल गई। लेकिन स्ट्रॉ हैट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि दुश्मन का एक ट्रेटर उनके साथ जुड़ना चाहता है। खासकर सांजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे, ये वही ठरकी है ना जो फ्लावर कैपिटल में बाथ हाउस में घुस गया था? वैसे सबसे बड़ा ठरकी तो खुद सांजी ही है। ड्रेक और लूफी एक दूसरे को घूर रहे थे। लूफी ने फिर वही पूछा, तू काइडो को हराना चाहता है? ड्रेक ने भी वही जवाब दिया, मैं वजह तो नहीं बता सकता, लेकिन हम दोनों का मकसद एक ही है। तभी अचानक जोरो की तलवार बीच में आ गई। ऐसे वक्त में भी तू चाल चल रहा है? तू और हॉकिंस
दोनों काइडो के ही आदमी हो। ड्रेक अंदर से बहुत दुखी था। भाई, मुझे निकाल दिया गया है, लेकिन अफसोस स्ट्रॉ हैट्स में से किसी को उस पर भरोसा नहीं था। पायरेट्स का अपना लॉजिक होता है, अगर तुम काइडो को धोखा दे सकते हो तो लूफी को भी दे सकते हो। लेकिन लूफी नीचे कूद गया और बोला, ठीक है, तुम हमारे साथी बन सकते हो। बाकी सब चिल्ला पड़े, चुप रहे कैप्टन, तू पागल है क्या? पर लूफी तो अपनी ही धुन में था। मुझे बस काइडो को हराना है, तुझे जो करना है कर। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। तभी दुश्मनों की एक पूरी फौज वहां आ गई। फ्रैंकी और जिम्बे तुरंत लूफी के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। लूफी ने सिर हिलाया और सीधा काइडो की तरफ निकल गया। वहीं ड्रेक को जोरो ने रोक लिया था और दूसरी तरफ लूफी के साथ सांजी भी खड़ा था। तभी अचानक पेज वन और उल्टी ने अपना डायनासोर फॉर्म ले लिया। सांजी ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है जिससे उस रात मेरी लड़ाई हुई थी। लेकिन तभी उसॉप ने एक गोली सीधा पेज वन के मुंह में दे मारी। बस फिर क्या था, पेज वन और उसकी बहन उल्टी दोनों उसॉप और नामी के पीछे पड़ गए। वो दोनों भागते रहे और उनके पीछे ये दोनों डायनासोर। इसके बाद यार सोचा नहीं था कि ये अपू बीच में टपक पड़ेगा। कसम से ये बंदा कितना इरिटेटिंग है, इसको कोई जल्दी से टपकाओ, दिमाग खराब कर रखा है इसने। और सिर्फ यही नहीं, ये खुद तो परेशान कर ही रहा है। इसने नंबर हाचा को भी बुला लिया। ये जाइंट भी कम नहीं है, इसने काफी लोगों का रास्ता रोक रखा था। जैसे ही वो अटैक करने वाला था, उसकी नजर फ्रैंकी पर पड़ी। वाह, ये खिलौना तो बढ़िया है। फिर क्या, वो हाथ धोकर फ्रैंकी के पीछे पड़ गया। फ्रैंकी भी गुस्से में आ गया, बेटा तू रुक, तुझे मैं बताता हूँ। उधर जोरो और ड्रैक फिर भिड़ गए। हालांकि ये कोई आर पार वाली लड़ाई नहीं थी। जोरो बार बार पूछ रहा था, तेरा स्टैंड क्या है? ड्रैक बेचारा फंस गया। वो अपना सच बता भी नहीं सकता था। अगर बता दिया तो दोनों में से किसी एक का मरना पक्का था। जब दोनों आपस में उलझे हुए थे, तभी अपू ने वहां एंट्री मारी। आहा, समझ गया, जब कोई बाहरी दुश्मन आ जाए तो आपस के झगड़े साइड में रखने पड़ते हैं। उन दोनों ने अपू पर हमला कर दिया। जोरो को भी याद आ गया कि इसी बंदे ने पहले उसे जख्मी किया था। बस फिर क्या, टीम अप फाइनल हो गया। जैसे ही वो दोनों अटैक करने वाले थे, ऊपर से क्वीन ने अपना हथियार निकाल लिया, एक बड़ी सी गैटलिंग गन, जिसमें से नीली आग निकल रही थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि जिसको भी गोली लगती वो दर्द से तड़पने लगता और उसकी बॉडी में म्यूटेशन होने लगता। ड्रैक ने गोली देखी और वो कुछ बोलने ही वाला था कि तब तक जिन्हें गोली लगी थी वो सब बदलने लगे, बिल्कुल किसी डीमन की तरह। और क्वीन रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी गैटलिंग उठाई और फिर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब जरा रूफ टॉप की लड़ाई पर नजर डालते हैं। नेको मामुशी और इनुआ राशि ने जब से सुलोंग फॉर्म लिया है, राउंड 1 खत्म हो चुका है। वहां मिंग्स हो या काइडो के आदमी, सब के सब जमीन पर पड़े हैं। इनुआ राशि और नेको मामुशी ने जब जैक को देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। आखिर हाथ और पैर कटने का बदला जो लेना था। जैक ने भी जब इन दोनों को इतना अग्रेसिव देखा तो वो भी पागलों की तरह दहाड़ने लगा। दूसरी तरफ कैरेट अचानक भागकर बाहर गई। शायद उसे कुछ फील हुआ था। इधर बिग मॉम धीरे धीरे होश में आ रही थी। तभी पेरोस्पेरो वहां पहुंच गया। अरे ये तो मेरा प्यारा बेटा है। सिर्फ पेरोस्पेरो ही नहीं, मार्को भी आसमान से नीचे उतरा। बिग मॉम कंफ्यूज हो गई, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? मार्को ने अपने शरीर की आग बुझाई और बोला, मेरा और तुम्हारे बेटे का मकसद एक ही है, शैतानों का सफाया करना। पेरोस्पेरो पूरे टशन में बोला, हाँ मामा, हम यहाँ काइडो को हराने आए हैं। ये सुनते ही बिग मॉम भड़क गई। मार्को सोच में पड़ गया, क्या बिग मॉम सच में काइडो के साथ अलायंस करेगी? बिग मॉम हल्का सा मुस्कुराई, बिल्कुल यही होने वाला है। पेरोस्पेरो को यकीन ही नहीं हुआ। नहीं मामा, काइडो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिग मॉम का मूड अचानक बदल गया। ओह, तो अब तू मुझे सिखाएगा? इसके साथ ही रूफ टॉप पर बदले की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इनुआ राशि और नेको मामुशी का तालमेल जबरदस्त था। कभी वो कंफ्यूज करते तो कभी अटैक। आखिरकार तेजी से अटैक करते हुए नेको मामुशी ने एक पंजा मारा और जैक की आंख जख्मी कर दी। ये देखते ही इनुआ राशि ने एक लात मारी और जैक का हाथी वाला दांत तोड़ दिया। जैसे ही वो दोनों फिर से हमला करने वाले थे, काइडो आकर जैक के सामने खड़ा हो गया। भाई कुछ भी हो, वो उसका अपना आदमी है। वो अपनी आंखों के सामने जैक को मरने तो नहीं दे सकता था। इधर बिग मॉम का रवैया देखकर मार्को जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बिग मॉम ने मार्को को रोक लिया। उसने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तेरे जैसा आदमी इन कल के छोकरों की मदद करेगा। व्हाइट बियर्ड के बचे कुचे लोग कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। मार्को की आंखों का अंदाज बदल गया। तुम बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि बुढ़े व्हाइट बियर्ड की बातें अब हम पर लागू होंगी? हम यहाँ रुकें या जाएं, ये हमारी आजादी
शादी है। अचानक बिग मॉम ने अपनी हाकी रिलीज की। सही कहा, मुर्दे वैसे भी नहीं बोलते। और फिर वो दोनों आपस में भिड़ गए। उधर कैरेट आखिरकार भागते हुए नीचे आ गई। उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो पेरोस्पेरो है। ये तो वही है जो मेरे बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार है। कैरेट ने आव देखा ना ताव, वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन अगले ही पल वो अचानक रुक गई। चलो अब जरा रूफ टॉप की लड़ाई का नजारा फिर से देखते हैं। काइडो के मुंह में आग इकट्ठी होने लगी थी। जैसे ही उसने आग उगली, किनेमॉन ने अपनी तलवार से उस आग को बीच से काट दिया। सिर्फ काटा ही नहीं, काइडो के मुंह पर एक कट भी मार दिया। बस फिर क्या था, असली जंग शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही किनेमॉन ने तलवार निकाली, काइडो ने एक जोरदार दहाड़ मारी और सबको हवा में उड़ा दिया। लेकिन अकाजाया 9 हार मानने वालों में से नहीं थे। किनेमॉन सीधा काइडो के सर की तरफ लपका। तभी अचानक डेंजिरो और राइजो ने भी अपने अटैक कर दिए। किनेमॉन ने भी मौका देखकर वार किया, लेकिन काइडो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तभी नेको मामुशी और इनुआराशी ने भी हमला किया, पर अफसोस काइडो ने अपना सर झटका और सब के सब दूर जा गिरे। अगले ही पल काइडो के मुंह में फिर से वो खतरनाक आग जमा होने लगी। उसने एक जोरदार बीम छोड़ी जो सीधा किनेमॉन और बाकी लोगों की तरफ गई। इस बार अशुरा दोजी और बाकी साथियों ने उस हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत शायद कम पड़ रही थी। काइडो ने पावर और बढ़ा दी। अचानक रूफटॉप पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सीन बदला तो देखा कि पूरा रूफटॉप आग का समंदर बन चुका है। काइडो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी तलवारबाजी में ओडन जैसी बात बिल्कुल नहीं है। अचानक आग के बीच में एक परछाई दिखाई दी। काइडो को लगा कि उसने शायद फिर से उसी आदमी ओडन को देख लिया है। उस आदमी ने कहा, समुराई को कम मत समझना। ध्यान से देखा तो वो किनेमॉन था। काइडो के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। तो तुम वही बचे कुचे लोग हो। किनेमॉन ने अपने दांत भींच रखे थे। उसे वो वक्त याद आ गया जब कोजुकी ओडन ने उन्हें अपना 2 स्वॉर्ड स्टाइल सिखाया था। उस वक्त ये सब आपस में लड़ते थे कि ओडन का नंबर 1 स्टूडेंट कौन बनेगा। अचानक आग के बीच से कई आवाजें आई। हाँ, सारे अकाजाया 9 वहां खड़े थे और उन सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। वो सब ओडन की वही पुरानी लाइन दोहरा रहे थे, ओडन वही है जो उबलता रहे। उसी वक्त किनेमॉन सीधा खड़ा हुआ और एक ही झटके में सामने की आग को काट दिया। अकाजाया 9 फिर से जोश में आ गए और पूरी ताकत से काइडो की तरफ दौड़ पड़े। सबसे पहले हमला किया नेको मामुशी ने। इस वक्त वो बिजली की रफ्तार की तरह दिख रहा था। उसने अपने पंजों से काइडो को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। अगला नंबर था कावामात्सु का। वो आसमान से कूदा और अपनी तलवार जोर से काइडो पर दे मारी। अमानो दावा! इनुआराशी ने भी अपना बड़ा सा मुंह खोला और अपना तलवार वाला पैर सीधा काइडो के शरीर में घोप दिया। कीकू का अटैक ज़ानसेत्सुगामा भी बिजली की रफ्तार से काइडो की तरफ बढ़ा। वैसे तो काइडो इस हमले को रोक सकता था, लेकिन तभी ईजो ने लगातार कई गोलियां चला दी, जिससे उस अटैक की पावर और बढ़ गई। काइडो के चेहरे पर एक बार फिर जबरदस्त चोट लगी। सिर्फ यही लोग नहीं, डेंजिरो और अशुरा दोजी के हमले भी उसे जाकर लगे। इतनी मार खाने के बाद काइडो पूरी तरह हैरान था। क्यों? आखिर क्यों? इन लोगों के पास ओडन जैसी स्किल या स्टाइल का नामो निशान तक नहीं है, फिर भी ये मुझे काट कैसे पा रहे हैं? तभी किनेमॉन जोर से चिल्लाया, काइडो! और सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। काइडो ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसके मुंह में फिर से आग जमा होने लगी। काइडो का अटैक उनसे पहले ही रिलीज हो गया। तभी एन मौके पर राइजो बीच में कूद गया। निंजा आर्ट माकी नो जुत्सु। अचानक एक बहुत बड़ा स्क्रॉल खुला। काइडो की सारी आग उस स्क्रॉल के अंदर समा गई। अगले ही पल राइजो ने उस स्क्रॉल से काइडो को लपेट दिया। फिर राइजो ने अपने दोनों हाथ जोड़े। स्क्रॉल के अंदर जो आग जमा थी वो वही फट गई। काइडो अपने ही अटैक से जमीन पर गिर गया। पर क्या तुम्हें लगा कि बात यहीं खत्म हो गई? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। काइडो के शरीर से खूंखार ऑरा निकलने लगी। सिर्फ इतना ही? तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे? तुम बस कुछ बेकार रिटेनर्स का झुंड हो। किनेमॉन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। सही बात है, उनके लिए वो वाकई बेकार थे। कायदे से रिटेनर्स का काम होता है अपने लॉर्ड को बचाना, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन ओडन ने अपनी जान देकर इन सबको बचाया था ताकि ये भाग सके। ये बात सिर्फ उनके दिल का बोझ नहीं थी, बल्कि यही वो चीज थी जिसने उन्हें मजबूत बनाया। हाँ, यही है ओडन 2 स्वॉर्ड स्टाइल। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रियो एक्टिवेट होने लगा।